हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी चैप्टर सॉल्यूशन से पार्ट 8 वीडियो रहेगी ये। ठीक है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी। ठीक है, देखो फ्रीजिंग, कोई चीज़ फ्रीज हो रही है, अगर फ्रीज मतलब कोई चीज़ जम रही है, फ्रीज हो रही है, तो इट मीन्स वो लिक्विड से सॉलिड बन रही है। ठीक है, फ्रीज होने का मतलब क्या है, कोई किसी का लिक्विड से क्या बनना, सॉलिड बनना। ठीक है, ये फ्रीज है। बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या होता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या है कि भाई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहा है, 90 डिग्री पे नहीं बॉयल हो रहा, वो 99 पे भी नहीं बॉयल हो रहा, 100 डिग्री ही ऐसा क्या क्या टेम्परेचर है कि यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही तो इसको अगर 100 डिग्री वाला कंसेप्ट आपने देखना तो एक बार लास्ट वीडियो पार्ट 7 आप देखें। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से या फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या आप नोटिस करते हो कि वाटर यहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है जी, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाए, जिस भी ये टेम्परेचर पे सिनेरियो देखने को मिलेगा वहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, कब होगा फ्रीज, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहीं से हम समझ गए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री पे ऐसा क्या होता है, 0 डिग्री पे ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, किसके, वेपर प्रेशर ऑफ आइस के। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या देखने को मिलता है, जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है, किसके साथ, वेपर प्रेशर ऑफ आइस के साथ। तो इसी वजह से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री। ये सिनेरियो 0 डिग्री पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो हमने कोई सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट क्या वाटर ही मान के चल लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट आप यहाँ पे ले सकते हो, एग्जामिनर तो कोई भी सॉल्वेंट दे सकता है, न्यूमेरिकल में भी कोई भी सॉल्वेंट आ सकता है। तो हमने कोई सॉल्वेंट लिया, वाटर मान लेते हैं जी। ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट लिया। अब आपको पता है वाटर जो है वो कितने डिग्री पे, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर आप ऐड करते हो कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल, ये हमारे पास सॉल्वेंट था। ठीक है, इसके अंदर ऐड करोगे आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो आसानी से इवेपोरेट ना हो, तो इसके अंदर जब ऐड करोगे तो दोनों को मिलाने से एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब दोनों को मिलाने से एक सोल्यूशन हमारे पास बन गया। अब इस सोल्यूशन को आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आओ, 0 डिग्री पे, तो अब हम नोटिस करेंगे कि ये 0 डिग्री पे फ्रीज ही नहीं हो पा रहा। तो इस सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को और गिराना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। सपोज करो ये फ्रीज होगा -5 डिग्री पे, एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है जी, तो ये फ्रीज होगा कितने डिग्री पे, -5 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या नोटिस किया हमने इस कंसेप्ट में कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखो वाटर हमने लिया था सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, प्योर वाटर, जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला गया, 0 डिग्री से -5 डिग्री पे चला गया। ठीक है, तो 0 डिग्री से -5 पे चला गया, तो यही क्या नोटिस किया हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई थी, तो वहाँ देखा था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस वाले में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब टेक्निकल टर्म्स में सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, T0F।
टी नोट एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से। ठीक है जी, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ मतलब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना आया डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो हमेशा जब भी हम चेंज निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो अभी बड़ी वैल्यू किसकी है? ठीक है, कितना चेंज आया? तो ये बड़ी वैल्यू 0 डिग्री और -5 डिग्री छोटी है, मतलब सॉल्यूशन की। तो हम करेंगे टी नोट एफ मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। जैसे कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था तो वहाँ पे हम करते थे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो ये करते थे हम। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले में हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टी नोट एफ माइनस टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब डेल्टा टी एफ ये बिल्कुल आगे का सिनेरियो सेम रहने वाला। जैसे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, डेल्टा टी एफ भी इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा के एफ मल्टीप्लाई एम। ठीक है जी, तो के एफ यहाँ पे होता है वही, के एफ की वैल्यू, के एफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, और क्या बोल देते हैं इसको? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है जी, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेम यहाँ पे हमने किया था एलिवेशन वाले कंसेप्ट में, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, यहाँ पे के बी आ गया था। के बी क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको इल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते थे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास जो कंसेप्ट आया है वो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई एम। ठीक है, के एफ मल्टीप्लाई एम। तो जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ मोलैलिटी की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इसमें, मोलैलिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई, मोलैलिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको ये पहले ही बता रखा है 2 सोल्यूट के लिए मैं लिख रहा हूँ और 1 सॉल्वेंट के लिए। तो N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी का यही फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1। ये गिवन मास होता है, सॉल्वेंट कितना ले रखा है, 1000 ग्राम 2000 ग्राम, कितना सॉल्वेंट आपने ले रखा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे N2 की, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई N2 मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे W1 ऑलरेडी आपके पास। अगर ये ग्राम में दे रखे मास तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये नेट फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है जी, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या रहती हैं? ये जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इस कंसेप्ट की एप्लीकेशंस क्या रहती हैं? तो इसकी जनरल एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सी हैं डेली लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशंस रहती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है जी, अच्छा एक बात और यहाँ पे, जैसे कल के कंसेप्ट में जो Kb था वो फंक्शन था सॉल्वेंट का, मतलब हर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू अलग अलग होती थी। इसी तरह से जो Kf है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, वो भी सॉल्वेंट का फंक्शन है, हर सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है जी, तो ये जो फंक्शंस हैं किसके फंक्शंस हैं? दोनों के दो सॉल्वेंट के। तो चलो एप्लीकेशंस की हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाते हैं इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है, जो गाड़ियां हैं उनका वो जितनी मर्जी ठंड में चली जाए उनका इंजन ऑयल नहीं फ्रीज होता। ठीक है जी, उनका इंजन ऑयल फ्रीज नहीं होता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके इंजन ऑयल के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का। ठीक है, जो कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कई गुना कम कर देता है। समझ रहे हो बात? हम क्या किया जाता है, इंजन ऑयल जब बनाया जाता है ताकि वो थोड़ी सी ठंड में जाके ना जम जाए, थोड़ी सी ठंड में ही जाके वो फ्रीज ना हो जाए, ऐसा बचने के लिए उसके अंदर क्या ऐड किए जाते हैं बेटा? कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं। तो जब वो मिलते हैं
वो मिलते हैं सोलवेंट के साथ, ठीक है, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अगर सपोज करो उसने प्योर जो हमारे पास ऑयल था उसने मान लो एग्जांपल किया -50 डिग्री पे फ्रीज होना था, ठीक है, अब उसके अंदर हमने एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल दिया, अब वो -150 डिग्री पे जाके फ्रीज होगा, ठीक है जी, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर और नीचे कर दिया, उसका डिप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये इसी एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है बेटा इन मेकिंग एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के अंदर, ठीक है। और हिली एरियाज़ के अंदर मेल्ट करने के लिए आइस वगैरह को सड़कों के ऊपर से इन मेल्टिंग आइस, ठीक है जी, इन मेल्टिंग आइस इन हिली एरिया, ठीक है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए हम बहुत से सोल्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। बर्फ़ को पिघलाने के लिए सड़कों पे स्नोफॉल के टाइम पे सर्दियों में जब सारी जगह पे जब हिली एरियाज़ होते हैं, जब वहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है चारों तरफ, तो सड़कों से स्नो को हटाने के लिए वहाँ पे एक बेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर सोल्ट की स्प्रे कर देते हैं, ठीक है जी। सोल्ट कौन कौन से सोल्ट हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे NaCl या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो जैसे ही हम स्प्रे करते हैं ना आइस के ऊपर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, मतलब NaCl उसको -21 डिग्री तक कम कर देता है, ठीक है। और जो कैल्शियम क्लोराइड है ये -55 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक है जी, आइस के। तो क्या किया जाता है, जब आइस वहाँ पे चारों तरफ होगी, ठीक है, बर्फ़बारी हो जाएगी, तो हम उसके ऊपर क्या स्प्रे कर देते हैं, हम उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं NaCl और CaCl2, ठीक है जी। जब NaCl स्प्रे करेंगे तो जो आइस का जो टेम्परेचर है वो -21 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब अब वो अगर वो 0 डिग्री पे जाके जम रही थी, अब वो -21 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज होगी। अगर कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करेंगे तो वो -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका कम कर देता है, ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम कर देता है इतना। तो अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी तो कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे करने के बाद अब वो कितने डिग्री पे, -55 डिग्री पे फ्रीज होगा, ठीक है, तो वो पिघलनी शुरू हो जाती है। तो क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो ये आइस को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और एंटी फ्रीजिंग एजेंट सॉल्यूशन में भी यूज़ किया जाता है। कौन सा एंटी फ्रीजिंग एजेंट था, याद रखना है कौन सा था वो, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एंटी फ्रीजिंग एजेंट था, ठीक है जी, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी बेटा, ठीक है। अभी अच्छा एक चीज़ और आपने देखी होगी, जो सी वाटर है, ओशियंस है, ठीक है जी, ओशियन है, वो इतनी आसानी से फ्रीज ही नहीं होते। वो इतनी आसानी से फ्रीज क्यों नहीं होते बेटा, ठीक है, ठंड हो जाती है, इतनी ठंड होने के बाद भी जो ओशियंस हैं वो फ्रीज नहीं होते, जबकि आपने लेक वगैरह, ठीक है, वो फ्रीज होती ही देखी होंगी। बहुत सी लेक्स आपने, ठीक है, जो हिली एरियाज़ में, हमारे इंडिया के भी हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे फ्रीज होती हुई देखी होंगी आपने लेक्स, बट ओशियन इतनी आसानी से फ्रीज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओशियंस कंटेन लॉट ऑफ सोल्ट। ओशियन के अंदर इतने सोल्ट्स प्रेजेंट हैं कि वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। वो 0 डिग्री पे नहीं जमेंगे, हो पता नहीं -200 डिग्री पे जाके ना जमे, इतना सोल्ट प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है जी। तो जो सोल्ट्स जब हम ऐड करते हैं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये सोल्ट ही तो स्प्रे करे थे हमने, और ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर तो ये कुदरती प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है इतना सोल्ट, ठीक है। तो जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत डिप्रेस करके रखता है, तो जो ओशियंस है, सीज हैं, वो इतनी आसानी से फ्रीज नहीं होते। तो ये बात क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। देखो कितने सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं इसके। तो न्यूमेरिकल देखो सबके आसान है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा एक चीज़ और बेटा, जैसे कल हमने एलिवेशन में डिस्कस किया था, टेम्परेचर को आपको हमेशा केल्विन में करना है, ठीक है जी। सपोज करो T0, कल वाले की मैं बात करता हूँ, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, T0 लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा, +273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 283 केल्विन। TB मान लेते हैं, सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है,
तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, प्लस 273 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 293 केल्विन। बट वहीं पे अगर डेल्टा टी भी आपके पास पोज कर लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में भी कितना होगा, वो 30 केल्विन ही होगा। इसका कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है। तो इस ये टी बी है बेटा, टी बी, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पे रहती है, टी नोट एफ, ठीक है जी। टी नोट एफ मान लो किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 283 केल्विन, 283 केल्विन, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 274 केल्विन, ठीक है। और किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसको केल्विन में कितना होगा 273 उसमें ऐड करेंगे तो 0 प्लस 273 केल्विन। और अगर बाय चांस किसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होगा, वो 1 केल्विन ही होगा। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री है तो केल्विन में भी 1 केल्विन होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, डिग्री में 30 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 30 केल्विन होगा। हाँ, टी बी के लिए, टी नोट बी के लिए, टी एफ के लिए और टी नोट एफ के लिए हम 273 ऐड करेंगे, ये जनरल वही पुराना कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। हाँ जी, क्या बोलता है भाई न्यूमेरिकल, देखो मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो उसका एक इमेज ड्रॉ कर लो, न्यूमेरिकल आसान लगना शुरू हो जाता है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब क्या दे रखे है कि भाई 600 ग्राम वाटर है, 600 ग्राम वाटर है, ठीक है। उसके अंदर क्या ऐड कर रखा है बेटा, उसके अंदर ऐड कर रखा है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर ऐड कर रखे हैं और मिला के दोनों को एक सॉल्यूशन बना रखे हैं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6 और O2, C2H6 और O2, ठीक है जी। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। तो अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है बेटा, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का क्या मतलब है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब है हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी बी, मतलब डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। एक तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ही बात है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टी एफ भी कैलकुलेट करना है, टी एफ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं ये क्या क्या वैल्यूज़ उन्होंने दे रखी हैं, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ उन्होंने दे रखी हैं, हम आइडिया लगाते हैं। तो 45 ग्राम ये अब आप देखते ही समझ जाते हो कि भाई ये तो सोलवेंट है, और ये क्या है बेटा, ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट का मास दे रखा है सोलवेंट का, तो सोल्यूट का मास जो दिया होता है उसको बोलते हैं W2, गिवन मास ऑफ सोलवेंट 45 ग्राम और गिवन मास ऑफ सोलवेंट 600 ग्राम, ठीक है जी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का फॉर्मूला ये है, मोलर मास निकाल सकते हैं 12 × 2 + 6 + 16 × 2, तो ये आपके पास सोल्व करके मोलर मास इसका आएगा बेटा 62 ग्राम, ठीक है जी। मोलर मास कितना आएगा 62 ग्राम आ जाएगा। तो आपको M2 पता लग गया, देखो W2 पता लग गया, ठीक है। अब आपको निकालना है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, डेल्टा टी एफ का, तो डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है KF × W2 / M2 × W1, और ग्राम में है तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा टी एफ, के एफ की वैल्यू बेटा यहाँ पे दे रखी है, के एफ की वैल्यू 1.86, ठीक है, ये दे रखा था क्वेश्चन में, के एफ की वैल्यू 1.86 और यूनिट थे के जी मोल इनवर्स, ठीक है जी, के जी मोल इनवर्स, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू 1.6 वैसे भी याद होनी चाहिए, फॉर वाटर है, ठीक है, किसके लिए के एफ की वैल्यू है, वाटर के लिए, नहीं भी दे रखे तब भी आपको पता होनी चाहिए 1.86 के एफ की वैल्यू वाटर के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है बेटा, मैंने क्या बताया था, ये के एफ के बी किसके फंक्शंस होते हैं, ये के एफ है किसके फंक्शंस होते हैं, सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर, और वाटर के लिए के एफ क्या होता है 1.86। तो ये आ गया
W2 की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे, W2 दे रखा था, देखो W2 45 ग्राम, M2 की वैल्यू M2 62 ग्राम, W1 की वैल्यू ये W1 था बेटा, ठीक है, कितना 600 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो डेल्टा TF जब आप सोल्व करोगे तो डेल्टा TF ये सोल्व करने पे आएगा बेटा, ठीक है, ये आएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन, ठीक है जी, 2.25 केल्विन। तो आपने डेल्टा TF निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड केस क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब TF निकालना है बेटा, TF। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF का एक फॉर्मूला और भी था, T0F माइनस TF। अब डेल्टा TF तो आपके पास 2.25 केल्विन है, T0F कितना है बेटा, T0F ये तो आपको दे ही नहीं रखा, बट आपको पता है T0F क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट कौन है आपके पास, आपको पता है कौन है सोलवेंट, वाटर। ये देखो सोलवेंट कौन है हमारे पास, वाटर है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 273 माइनस TF। तो यहाँ से आपके पास सोल्व करके TF की वैल्यू आ गई बेटा, TF आ गया 270.9 केल्विन। तो इस तरह से आप ये TF कैलकुलेट कर लोगे। हम और भी बहुत से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वन स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 शॉर्ट बना दिया और उसी में थोड़ा थोड़ा सा मोटी मोटी सी बात बता दी। देखो डीपली आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, जिनको भी थोड़ा सा, जो भी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेना, उनके साथ ये शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम दो, इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।